फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार दोस्तों। मेरे को बचपन से ही एक सपना था कि मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊँ। मेरे को बचपन से ही सोलर सिस्टम के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा शौक़ है जानने के लिए। तो आज हम मेरा पहला क्लास है और मैं पहले ही क्लास में आप लोगों को मैं सोलर सिस्टम का शेयर कराना चाहता हूँ। सोलर सिस्टम दोस्त एक ऐसा टॉपिक है जो सब इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब अपने आँख को खोलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, इस यूनिवर्स को देखते हैं। तो हम जो अपने यूनिवर्स को स्टडी करते हैं उसको दोस्त हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, समझ रहे हो ना। उसके बाद यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैनी गैलेक्सीज, ये गैलेक्सी इन टर्न ऑफ कंसिस्ट ऑफ मैनी सोलर सिस्टम। देखिए दोस्त, हम जब यूनिवर्स को देखते हैं तो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आता है। क्या आता है? यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आता है। और गैलेक्सी के अंदर क्या आता है? गैलेक्सी के अंदर काफ़ी सोलर सिस्टम आता है। ये हमारा होता है। जैसे दोस्त हम आप अपने आँख को बंद कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप यूनिवर्स है जो कि बहुत ही बड़ा है। उसके अंदर गैलेक्सी आता है। गैलेक्सी के अंदर हमें सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारा सन है और सन का एक प्लेनेट अर्थ है। और अर्थ में एक छोटी सी जगह पर मैं बैठकर देवघर जाने की ख्वाहिश रख रहा हूँ। कितनी छोटी सी बात है ये, समझ रहे हो ना। तो दोस्त, कोई भी इंसान कहीं से भी सक्सेसफुल हो सकता है, उसका अगर डेडिकेशन और फोकस सही है। उसके बाद साइंस का एक ब्रांच होता है, ठीक है। साइंस का एक ब्रांच होता है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। साइंस का एक ब्रांच होता है जो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में स्टडी करता है, उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है दोस्त। आपको मैं 5 साल का बच्चा समझ रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई 10 साल का बच्चा नहीं समझ रहा। आप लोगों को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग कोई भी हो, आप लोग उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात की, जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हमारा यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आता है, गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। और जो सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे कि हमारा अर्थ हो गया, मून हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, सब क्या होता है दोस्त, वो लोग हमारा जो होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। उसको हम आगे आगे बढ़ते हैं। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या होता है दोस्त? मेरे पास अगर कोई टॉपिक मतलब बोर्ड रहता है, मैं आपको बोर्ड में लिख के समझाता है कि ये ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या होता है। देखो दोस्त, सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं, बहुत सारा थ्योरी दिया गया है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा माना जाने वाला थ्योरी वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आखिरकार होता है क्या है मेरे फ्रेंड? सबसे पहले इसको ध्यान से समझते हैं। जो बिग बैंग थ्योरी होता है, Big Bang was an explosion of concentrated matter in the universe that occurred 30.8 billion years ago, leading to the formation of galaxies of stars and other heavenly bodies. Okay, and जैसे कि हम लोगों का जो 13.8 बिलियन साल पहले, कितना 13.8 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स एक सिंगल बॉडी में समाया हुआ था। मतलब एक सिंगल बॉडी में समाया हुआ था। उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, हमारा जो यूनिवर्स है इसे करके बिखर गया। आप लोग समझ रहे हो ना। तो एक पूरा जो यूनिवर्स है वो बिखर गया 13.8 बिलियन साल पहले। उसके बाद क्या हो गया? ऑरिजिन ऑफ बिग बैंग थ्योरी ऑल्सो नोन एज बिग बैंग एक्सप्लोजन वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमेचर इन 1927 एंड पब्लिश्ड इन 1931। ओके, देखो, मैं आप लोगों को बहुत ही कमज़ोर समझ रहा हूँ। मैं आपको उस तरीके से ज्योग्राफी को फील कराना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से ज्योग्राफी को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ और मैं ज्योग्राफी को आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से फील कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अपना ध्यान फिर से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है दोस्त? जो बिग बैंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मतलब 13.8 बिलियन साल पहले इस सिंगल बॉडी में था, एक्सप्लोजन हुआ और वो एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ बिग बैंग थ्योरी ऑल्सो नोन एज बिग बैंग एक्सप्लोजन वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमेचर इन 1927 एंड पब्लिश्ड इन 1931। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक होता है स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी क्या होता है? ये होता है, इट वाज गिवन बाय फ्रेड हॉयल, हार्मन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड। द थ्योरी प्रोसेसेस दैट द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग बट इट्स एवरेज प्रॉपर्टीज रिमेन चेंज्ड। इसका कहना है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है,
लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कौन कौन दिया था? सबसे पहले हमारा था हॉयले साहब, बॉन्डी साहब और गोल्ड साहब। सबसे पहले हम लोग क्या क्या बात किए? सबसे पहले हम लोग बात किए दोस्त एक चीज़ के ऊपर कि यूनिवर्स के स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्स के अंदर हमारा गैलेक्सी आता है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम आता है। सेलेस्टियल बॉडीज के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। फिर ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बात की है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। जो हमारा यूनिवर्स था 13.8 बिलियन साल पहले ऐसे करके टूटा और बिखर गया। उसके बाद हम उसमें बात किए लेमेच्योर के बारे में। लेमेच्योर मैच्योर हो गया था, इसलिए इसका खोज किया था 1927 में। उसको 4 साल का इसने पब्लिक के सामने इसको बताया। फिर आया स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी किसने दिया था? फ्रेड हॉयल ने, हर्मन बॉन्डी ने और गोल्ड ने। फिर उसने क्या किया कि ये बोला कि एक बढ़ रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से यूनिवर्स बढ़ रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर शीट किए हुए हैं, अभी भी यूनिवर्स बढ़ रहा है। हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम उसको और आगे बढ़ते हैं और आपको आगे से हम कवर कराते हैं गैलेक्सी क्या होता है। व्हाट इज गैलेक्सी? तो जो गैलेक्सी होता है, एक गैलेक्सी इज ए मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। जो हमारा आसमान है उसमें से बहुत ही स्टार्स है, गैस है, डस्ट है। आप लोग देखते होंगे कि हमारे जो एक दो इमेज में देखते होंगे कि वहाँ पर जो दिखता है ना ऐसा मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें से स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, मेटेरॉइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बना हुआ है उसमें, ठीक है। तो आता है गैलेक्सी। हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारे सबसे नज़दीकी जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो हम लोग गैलेक्सी कैसे बना उसके बारे में बात की है कि हमारा जो गैलेक्सी है दोस्त वो बिल्डअप हुआ है स्टार्स, गैस और डस्ट से, ठीक है, और डार्क मैटर से। उसके बाद ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बिगन 4.8 बिलियन ईयर्स एगो। द प्रोसेस स्टार्टेड व्हेन ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स्ड फॉर्मिंग ए स्पाइनिंग डिस्क कॉल्ड द सोलर नेबुला। ग्रेविटी पूल। अच्छा, आप लोग कभी जो चक्री चलाए, चक्री चक्री चलाए हो? चक्री दिवाली में चक्री चलाते होगे, वही है। उसमें से क्लाउड होता है, डस्ट होता है, वो स्पिन करते रहता है, वही हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में जो स्पिन कर रहा है उसमें मान लीजिए 8 लेयर है। जो मेन लेयर है वो सन है, उसके बाद मर्क्यूरी है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। तो इस तरीके से काम करता है मेरे फ्रेंड। तो ये हमारा होता है सोलर सिस्टम। अच्छा, द प्रोसेस स्टार्टेड व्हेन ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स्ड फॉर्मिंग ए स्पैनिंग डिस्क दैट सोलर नेबुला। Gravity pulled material to the center, forming the sun, while the rest flattened into a spinning disk. Dust and gas clumped into planetesimals, which must to form planet. The sun formed its center, and the planet formed in a thin disk orbiting around it. It is the most widely accepted hypothesis. जो डस्ट और गैस है दोस्त, उसके कारण हमारा ये जो है वो घूम रहा है। अंदर में एक ग्रेविटी है जो चारों तरफ को घुमा रहा है। यही पूरा कहना है। आप लोगों को मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, फिर सबको रिव्यू देता हूँ। आप लोगों को मतलब स्टडी ऑफ यूनिवर्स ऑफ कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद हमारा यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आता है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम आता है। सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताएं, स्टडी स्टेट थ्योरी के बारे में बताएं और गैलेक्सी के बारे में बात की और ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में भी कवर कर चुके हैं। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो होता है प्लैनेटिस्टिमल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। क्या होता है? प्लैनेटिस्टिमल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम proposed by थॉमस चाउडर्स चैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट रे माल्टन इन 1905, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में। व्हाट इज नेबुलर हाइपोथेसिस? तो इसका जो पहला जो प्रपोज किया था नेबुलर हाइपोथेसिस, वो किया था फर्स्ट प्रपोज बाय इमैनुअल कांट इन 1755 and independently expanded upon by Pierre Simon Laplace in 1796. The age of Earth is 4.5 billion years old. Okay, अब हम बात करते हैं दोस्त, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से पढ़ाने का मैं कोशिश करता हूँ। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि आप मेरे सामने 5 साल का बच्चे हो, लेकिन बार बार मैं अपना स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करूँगा, आपको फिर से उसी लाइन पर लाऊंगा। तो ये जो है प्लैनेटिस्टिमल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम वो दिया था चैम्बरलिन ने और फॉरेस्ट ने। किसने? चैम्बरलिन ने और फॉरेस्ट ने। चैम्बरलिन ने और फॉरेस्ट, उसको याद कीजिए। उसके बाद आता है दोस्त नेबुलर हाइपोथेसिस। जो नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था वो की दिया था सबसे पहले इमैनुअल कांट ने
फिर उसको रिप्लेस कर दिया लिपलेस ने 1796 में ओके। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्त कॉपरनिकस थ्योरी के बारे में। कॉपरनिकस थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो 1543 में एक दिया गया था कॉपरनिकस थ्योरी 1543 में। यह है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मॉडल। क्या है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मॉडल। इट प्रिडिक्टेड दैट द सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स विद द अर्थ एंड अदर प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड इट ओके। आपको फिर से मैं कवर कराता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे सामने 5 साल का बच्चा बैठा हुआ, उस तरीके से मैं आपको टीच करना चाहता हूँ। यूनिवर्स के स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं दोस्त। हमारे यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आता है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम आता है। हम जो पढ़ते हैं प्लेनेट के बारे में, सन के बारे में, उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था सिंगल पॉइंट से। इसको लेमेच्योर ने दिया था। कब दिया था? 1927 में। उसके बाद 4 साल के बाद 1931 में इसको रिप्लेस किया गया था। फिर स्टडी स्टेट थ्योरी कौन दिया था? हरमन बॉन्डी ने, फ्रेड हॉयल ने और थॉमस गोल्ड ने। उसके बाद ये बोलता है कि ये एवरेज प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज होता है। गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। गैलेक्सी कैसे बना हुआ था? क्लाउड डस्ट से बना हुआ है दोस्त। हमारे नियरेस्ट एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। उसके बाद बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में। अगर हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं दोस्त तो 4.8 बिलियन साल पहले इसका निर्माण हुआ था सोलर सिस्टम का। और ये जो प्रोसेस है वो नेबुला कहलाता है और ग्रेविटी इसके अंदर है जो कि पुल करता है। और उसका आता है प्लेनेस्टिबल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। उसमें से ये प्रपोज किया गया था चैम्बरलिन ने और फॉरेस्ट रे ने। उसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं तो इसको दिया था सबसे पहले एमेनुअल कांत ने। किसने दिया था? एमेनुअल कांत ने। उसके बाद 1755 में इसको रिप्लेस किया 1796 में। उसके इसमें बताया गया कि जो अर्थ का एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है। उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, 5 ड्वार्फ प्लेनेट है। तो आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा है तो हम लोग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को पूरी कंप्लीट तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझ में आया होगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, हमारा गैलेक्सी कैसे बना, उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना और हमारा प्लेनेट कैसे बना। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्त सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। सबसे पहले जो सेलेस्टियल बॉडीज़ का हम पढ़ते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। सबसे पहले जो है ना दोस्त, celestial bodies are the objects in space that glow in the night sky, such as planet, stars, moon, asteroid, comet and galaxy। दो प्रकार का इसका होता है। सबसे पहले होता है लुमिनियस इन नेचर, एक होता है नॉन लुमिनियस इन नेचर। लुमिनियस क्या होता है दोस्त? तो दो सेलेस्टियल बॉडीज दैट एमिट देयर ऑन लाइट, जो अपना अपना लाइट बनाता है, सो जैसे कि स्टार्स हो गया। फिर नॉन लुमिनियस, दो सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट, जैसे कि मून हो गया, कॉमेट्स हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, मेटेराइट हो गया, मेटोराइट हो गया। ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन लुमिनियस इन नेचर।
उसके बाद दोस्त हम बात करते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स के बारे में बात करते हैं। कॉमेट्स आर लार्ज आइसी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। दे आर मेड ऑफ डस्ट, रॉक एंड फ्रोजन गैसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन। तो कॉमेट जो होता है आप अंटार्कटिका समझ रहे हो ना कि इतना बड़ा होता है और वो सन का चक्कर लगाता है। जैसे कि एक होता है हैलिक कॉमेट है जो कि मतलब हर 76 साल में देखा जाता है और 1986 में देखा गया था। अब 76 साल के बाद देखा जाएगा, यानी कि 2061 में इसको फिर से देखा जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमेट्स था। उसके एस्ट्रॉयड के बारे में बात करते हैं। जो डायनासोर का विनाश किया था वो एस्ट्रॉयड ही था मेरे दोस्त, आप लोग जानते होंगे। एंड एस्ट्रॉयड इज ए रॉकी मेटालिक और आइसी ऑब्जेक्ट एट ऑर्बिट द सन। मेटेरॉयड क्या होता है? मेटेरॉयड जो होता है वो एस्ट्रॉयड का एक छोटा पार्ट होता है। ये मेटेरॉयड इज ए स्मॉल रॉकी और मेटालिक स्पेस रॉक दैट ऑर्बिट द सन। मेटेरॉयड्स आर मोस्ट स्मॉलर देन एस्ट्रॉयड, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन्स टू ऑब्जेक्ट अप टू ए मीटर वाइड। ठीक है, अब बात करते हैं मेट्योर के बारे में। आप लोग मेट्योर का बारिश सुने हो? When a meteoroid enters Earth's atmosphere in mesosphere, it burns up and creates a streak of light called a meteor, also known as a shooting star. अब बात करते हैं meteor के बारे में। Meteor shower known quadrantiles is visible in Earth's month of January. अब बात करते हैं meteorite के बारे में। तो if the meteorite surface a trip through the atmosphere, it hits the ground, it's called a meteorite. सबसे पहले कॉमेट्स के बारे में बात कर लें, क्या कॉमेट्स होता है। एस्ट्रॉयड के बारे में बात कर ले, क्या एस्ट्रॉयड होता है। मेट्रॉयड के बारे में बात कर ले कि मेट्रॉयड क्या होता है। मेटोर के बारे में बात करिए, मेटोर क्या होता है। और मेट्रोइड के बारे में बात करिए, मेट्रोइड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम किस बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे दोस्त कॉन्स्टलेशन के बारे में। हम लोग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात कर लिए कि सबसे पहले हमारा यूनिवर्स कैसे बना, हमारा गैलेक्सी कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारा प्लेनेट कैसे बना। उसके बाद हम लोग कॉमेट्स के बारे में बात किए, एस्ट्रॉयड के बारे में बात किए, मेट्रोइड के बारे में बात किए, मेट्रोइड के बारे में बात की और मेट्रोराइट के बारे में बात की। ठीक है, मेट्रो और मेट्रोराइट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉन्स्टलेशन। जब हम आसमान को देखते हैं दोस्त, हम लोग बहुत तारे को देखते हैं, एक पैटर्न में देखते हैं। एक पैटर्न बना होता है, कोई एन में होता है, कोई डब्ल्यू में होता है, कोई एस में होता है, कोई ट्राइंगल होता है, कोई रेक्टेंगल होता है। इस तरीके से हमारा आसमान में बना रहता है। ठीक है, तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ये कॉन्स्टलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म a pattern of shape in the night sky. Every constellation forms an asterism, which is a group of stars that form a pattern in night sky. अब बात करते हैं हम अर्सा मेजर constellation के बारे में। It is also known as Great Bear and Saptarishi in India. Is a constellation in northern sky. Big Dipper asterism is seen in Ursa Major. अब बात करते हैं हम Cassiopeia के बारे में। तो अर्सा मेजर क्या होता है? अर्सा जो मेजर होता है वो होता है, उसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है या सप्तऋषि भी कहा जाता है। इसको बिग डिपर एस्ट्रिज्म भी कहा जाता है, बिग डिपर एस्ट्रिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं कैसियोपेया के बारे में। ये जो होता है एक डब्ल्यू शेप का कंस्टलेशन होता है। ये जो होता है ब्राइटेस्ट होता है अपने स्टार्स में। द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ कैसियोपेया इज सीडर, ऑल्सो नोन एज अल्फा सिसिलिया। ठीक है, अब बात करते हैं साइग्नस के बारे में। तो साइग्नस इज ए प्रोमिनेंट नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन नॉन फॉर इट्स, जो साइग्नस होता है क्रॉस शेप में होता है साइग्नस। फिर बात करते हैं ओरियन के बारे में। अगर ओरियन के बारे में बात करते हैं दोस्त, ओरियन ऑल्सो नोन एज द हंटर इज ए प्रोमिनेंट शेड ऑफ स्टार्स विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर। द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ ओरियन इज रीजल। कौन? रीजल। उसके बाद जो ब्राइटेस्ट स्टार जो होता है नाइट स्काई में वो होता है सीरियस। ठीक है, उसके बाद करते हैं नियरेस्ट स्टार टू अर्थ सन वो जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। मैं जानता हूँ कि आपको मैं एक अच्छे से समझा नहीं पाया, लेकिन मैं समझाने की कोशिश फिर से करूँगा। देखिए, सबसे जो फेमस है वह है अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। दूसरा है हमारा कैसियोपेया, तीसरा है साइग्नस, चौथा है ओरियन। फिर से बोलिए, पहला है अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, दूसरा है कैसियोपेया, तीसरा है साइग्नस, चौथा है ओरियन। फिर से
सबसे पहला है अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, दूसरा है सेसिपिया, तीसरा है साइग्नस, चौथा है ओरियन। ओके, तो फिर से बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, दूसरा है सेसिपिया, तीसरा है साइग्नस, चौथा है ओरियन। तो अर्सा मेजर को हम जानते हैं कि इसको ग्रेट बियर कहा जाता है, सेसिपिया एक्स शेप में होता है, साइग्नस हमारा क्रॉस शेप में होता है, ओरियन को दी हंटर भी कहा जाता है, और जो ब्राइटेस्ट होता है नाइट स्काई में होता है सीरियस, और जो हमारा नियरेस्ट मतलब है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। अब हम सन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे सन के बारे में। दी ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम एट पावर हाउस ऑफ, मतलब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारा ये पूरा बड़ा ब्लेज है, ठीक है ना, पूरा बड़ा ब्लेज है, उसमें से एक ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन और जो ट्रांसफॉर्म है वो सबको इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा रहा है। या हमारे घर में जो पंखा चल रहा है और जो दूसरे घर में पंखा चल रहा है तो ट्रांसफार्मर की वजह से चल रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या हमारे लिए सन है। उसके बाद बात करते हैं इट्स कंपोज हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25 to 28% एंड अदर गैसेस। उसमें जो हमारा ट्रांसफार्मर में है, मान लीजिए उसमें से हमारा जो है 73% हमारा हाइड्रोजन है, 25% हम इसमें हमारा हीलियम है, और जो बचा हुआ है वो कोई अदर गैसेस है। अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ किलोमीटर यानी कि इसका डिस्टेंस है, यानी कि 15 किलोमीटर दूर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये, 150 मिलियन किलोमीटर फर्दर अवे फ्रॉम अर्थ। It takes around 8 minutes 20 seconds for light at the speed of 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड टू रीच द अर्थ। इसका जो टेम्परेचर है सरफेस का वो है 5600 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 5600 डिग्री सेल्सियस। उसके जो सेंटर का टेम्परेचर है वो है 15.7 मिलियन कैल्विन। ये का मतलब कैल्विन होता है। अब हम लाइट ईयर के बारे में बात करते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? ये लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर इक्वल टू 365 डेज। ठीक है। उसके बाद 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻13 12 किलोमीटर। 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग उसको मैं समझा नहीं पा रहा आप लोगों को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा फिर से समझाने के लिए, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो। हमारा सन होता है, हम सन के बारे में बात की कि सन हमारा पावर हाउस है। सन में हमारा 73% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है, और उसके बाद जो बचा वो अदर गैसेस है। यहाँ पर तक पहुँचने के लिए हमको 15 करोड़ किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, यानी कि मिलियन में 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। और इसका जो हमारा सूरज की रोशनी पहुँचता है यहाँ पर वो 8 मिनट 20 सेकेंड है। इसका जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं इसका जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 5600 डिग्री सेल्सियस है। जो सेंटर का जो टेम्परेचर है वो 15.7 मिलियन केल्विन है। कितना? 15.7 मिलियन केल्विन है। और जो होता है एक लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। इट इज डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए वैक्यूम 1 जूलियन ईयर इक्वल टू 365 डेज। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.461 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ये होता है। उससे बात करते हैं पार्सेक जो होता है। पार्सेक इज एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ग्रेटर देन लाइट ईयर, और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है। सन का जो पहला चीज़ होता है वो होता है फोटोस्फीयर। द ओनली विजिबल सरफेस ऑफ द सन वो है हमारा फोटोस्फीयर। उसके बाद क्रोमोस्फीयर, विजिबल एज द डीम रेड रिंग जस्ट अबव द फोटोस्फीयर। उसके बाद कोरोना, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फीयर विच इज एक्सट्रीमली हॉट, मोर टेम्परेचर इन कॉमन
in comparison to photosphere and the only visible during solar eclipse. ओके तो दोस्तों हम ये सन के बारे में बात किए और हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं बात कर लेते हैं। हम लोग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात कर लिए हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बात कर लिए हैं, कॉन्स्टलेशन के बारे में बात कर लिए हैं और सन के बारे में बात कर लिए। उसका जो टॉपिक बचता है उसको हम लोग कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है। कल यहाँ पर जब मैं पढ़ाने स्टार्ट करूँगा प्लेनेट से, सबसे पहले मैं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सेलेस्टियल बॉडीज़, कॉन्स्टलेशन और सन आपको पढ़ा के चलूँगा। और दोस्त मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि आप लोगों का जो जिम्मेदारी लिया हूँ कि आप लोगों को मैं पूरा SSC CGL 2026 का बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने हैंड से तैयारी करूँगा। मैं अपना खुद से प्रॉमिस करता हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये निभाऊँगा, मैं इसको निभाऊँगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ निभाऊँगा। कोई मुझको रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं जो रोक के दिखा दे।